सुबह के करीब 9 बज रहे थे। आरती जी नहा धोकर पूजा कक्ष से निकली थी। मनीष लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। तभी प्रज्ञा बीच हॉल में आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। आंखें लाल थीं जैसे वो रात भर सोई ना हो। लेकिन उसकी भाव भंगिमा में एक अजीब सी आक्रामकता थी। माँ जी, मनीष, आप दोनों जरा यहाँ आइए। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्रज्ञा की आवाज में वो विनीत भाव गायब था जो आमतौर पर रहता था। उसकी आवाज तेज और अधिकार पूर्ण थी। मनीष ने अखबार नीचे किया। क्या है प्रज्ञा, सुबह सुबह क्या ड्रामा है? आरती जी भी पूजा की थाली रखकर आए। क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों है? प्रज्ञा ने फाइल सोफे के सामने लगी कांच की टेबल पर धम्म से रखी। उसने आरती जी की आंखों में आंखें डाली। वो सम्मान जो वो हमेशा अपनी सास को देती थी, उसने जानबूझकर उसे अपनी आवाज से हटा दिया था। ये क्या बोल रही हो बहू? आज तो तुमने बदतमीजी की हद कर दी। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? आरती जी गुस्से से कांपते हुए बोले। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखों में अविश्वास था। जिस बहू को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी माना, आज वही उनके सामने ऐसी शर्त रख रही थी जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। सामने खड़ी प्रज्ञा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। उसने अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ माँ जी, आप इसे बदतमीजी समझें या बेहूदगी, लेकिन मेरा फैसला अटल है। अगर आप इस घर की रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं करेंगी तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊं, और वो भी हमेशा के लिए। आरती जी सोफे पर धम्म से बैठ, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मनीष गुस्से में लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर प्रज्ञा का हाथ पकड़ना चाहा। प्रज्ञा, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। माँ ने इस घर को मंदिर की तरह पूजा है। ये घर पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं जीते जी इसे किसी के नाम नहीं होने दूंगा। और तुम इतनी लालची कब से हो गई? शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रज्ञा ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और एक व्यंग्यात्मक क्रूर हंसी हंसी। लालची? हाँ, हूं मैं लालची। इस कलयुग में बिना पैसे और जायदाद के कौन पूछता है? मुझे अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। माँ जी, बोलिए, क्या आप साइन करेंगी या मैं अपना सूटकेस उठाऊं? कमरे का तापमान जैसे शून्य पर पहुंच गया था। आरती जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि वो कोई भयानक सपना देख रही थी। जिस बहू को उन्होंने छाती से लगाकर रखा, वो आज इतनी पराई और डरावनी हो सकती है। आरती जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। उन्होंने प्रज्ञा की ओर घृणा से देखा। ले जा, ले जाइए घर भी। जब औलाद ही पराई हो जाए तो ईंट पत्थरों का क्या मोह? बुलाओ वकील को, मैं अभी अंगूठा लगा देती हूँ। लेकिन याद रखना प्रज्ञा, इस घर की दीवारों में मेरी आत्मा बसती है, मेरी पति की यादें हैं। तो इसे छीनकर कभी सुकून से नहीं रह पाएगी। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आरती जी का गला भर आया था, लेकिन उनकी आवाज में श्राप जैसी कड़वाहट थी। माहौल में सन्नाटा छा गया। मनीष एक तरफ खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसे लग रहा था कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है। अगर माँ ने गुस्से में प्रज्ञा के नाम कागज कर दिए तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वो प्रज्ञा को रोकने के लिए आगे बढ़ा। माँ, आप इसके दबाव में मत आइए। लेकिन प्रज्ञा ने मनीष को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी अलमारी से पहले से तैयार कुछ कागजात निकाले, जिन पर पहले से ही वकील के स्टैंप लगे हुए थे, और आरती जी के सामने रख। ये लीजिए पेन और यहाँ साइन कीजिए, प्रज्ञा ने बिना किसी भावना के कहा। आरती जी के हाथ कांप रहे थे। गुस्से, अपमान और दुख की आग में उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उन्होंने बिना पढ़े, बिना एक भी पन्ना पलटे, उन कागजों पर कपकपाते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। उनके हस्ताक्षर नहीं मानो उनके आत्मसम्मान के टुकड़े गिर रहे थे। खुश है अब तू? आरती जी ने पेन टेबल पर पटकते हुए रोते हुए कहा। अब तो मिल गया तुझे तेरा महल। अब निकल जा मेरी नजरों से। मुझे अपना मुंह मत दिखाना। प्रज्ञा ने अत्यंत सावधानी से वो कागजात उठाए। उसने देखा कि आरती जी के हस्ताक्षर सही जगह पर हो चुके थे। जैसे ही कागजात उसके हाथ में आए, प्रज्ञा के चेहरे का वो सख्त क्रूर मुखौटा अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने कागजात को अपने सीने से लगाया, जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर सीने से लगा लेती है। और फिर अचानक वो सोफे के पास ही घुटनों के बल बैठ गई और फफक फफक कर रो पड़े। उसका ये रूप देखकर मनीष और आरती जी दोनों सन्न रह गए।
अभी 2 पल पहले जो औरत चट्टान की तरह खड़ी थी, जिसकी आंखों में अंगारे थे, अब वो एक छोटे बच्चे की तरह असहाय होकर रो रही थी। उसका पूरा शरीर सिसकियों से हिल रहा था। आरती जी ने अचरज से बहू को देखा। ये ये क्या नौटंकी है? रो क्यों रही है? घर तो ले लिया तूने। प्रज्ञा ने कांपते हाथों से वो कागजात आरती जी की गोद में वापस रख दिए। उसकी आवाज रोन चुकी थी। माँ जी, जरा पढ़िए तो सही कि मैंने आपसे साइन किस चीज पर करवाए हैं। एक बार अपनी इस गुनहगार बहू के कहने पर इन कागजों को देख लीजिए। आरती जी हड़बड़ा गई। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी, मेज से चश्मा उठाया, उसे ठीक किया और धुंधली आंखों से कागज के पन्ने पलटने लगी। जैसे ही उनकी नजर पहले पन्ने के शीर्षक और उस पर छपे लोगों पर पड़ी, उनके पैर कांप गए। वो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर या गिफ्ट डीड के कागज नहीं थे। वो शांति निकेतन वृद्धाश्रम का एक ऑफिशियल एडमिशन फॉर्म था, जिसे प्रज्ञा ने भर रखा था। लेकिन उसमें आरती जी का नाम नहीं था, बल्कि वो मनीष द्वारा मंगाया गया फॉर्म था। आरती जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है बहू? ये वृद्धाश्रम का फॉर्म यहाँ कहाँ से आया? और इस पर मेरे साइन क्यों लिए? प्रज्ञा ने अपने आंसू पोंछे खड़ी हुई और सीधे मनीष की तरफ उंगली उठाई। उसकी उंगली मनीष के चेहरे पर एक तीर की तरह चुभ रही। माँ जी, ये फॉर्म मैंने नहीं, बल्कि आपके इस इकलौते श्रवण कुमार बेटे मनीष ने मंगाया था। पिछले हफ्ते मैंने इनकी कार के डैशबोर्ड में ये ब्रोशर और फॉर्म देखा था। इसने वहां बात भी कर ली थी और आपके नाम का एडवांस भी जमा कर दिया था। ये आपको दिवाली के बाद तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर वहां हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। प्रज्ञा की आवाज में छिपे सच ने आरती जी के कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया। क्या क्या बकवास कर रही है तू? आरती जी ने हकलाते हुए मनीष की तरफ देखा। मनीष, बेटा ये क्या बोल रही है? ये झूठ है ना? मनीष का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने प्रज्ञा पर चिल्लाने की कोशिश की। प्रज्ञा, बंद करो ये अपना झूठ। माँ ये पागल हो गई है। ये हमें अलग करना चाहती है। मैं झूठ बोल रही हूँ मनीष? प्रज्ञा ने व्यंग्य से कहा। तो जरा अपनी अलमारी के लॉकर की चाबी लाओ। पवन डीलर के साथ जो तुमने 1 करोड़ 80 लाख का एग्रीमेंट तैयार करवाया है, वो कहाँ है? माँ जी, ये घर जिसे आप मंदिर कहती हैं, मनीष इसे गिरवी रखकर पवन डीलर के जरिए क्रिप्टो करेंसी के सट्टे में पैसा लगाना चाहता है। उसे लगता है कि आप उसके रास्ते का कांटा हैं, क्योंकि आप घर के कागज उसे लोन के लिए नहीं दे रहे। इसलिए उसने आपको रास्ते से हटाने का ये तरीका निकाला। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हवा जैसे थम गई थी। आरती जी की गर्दन धीरे धीरे बहुत भारी वजन के साथ मनीष की तरफ घूमी। मनीष की नजरें झुकी हुई थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा। हाथ कांप रहे थे। उसकी चोरी, उसका लालच, उसकी गद्दारी पूरी तरह पकड़ी जा चुकी थी। वो अपनी माँ की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आरती जी को लगा जैसे उनके आसपास की दुनिया घूम रही हो। जिस बेटे को उन्होंने 9 महीने कोख में पाला, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिसके सुख के लिए अपनी पूरी जवानी काट दी, वो उनके जीते जी उनकी अर्थी उठाने की तैयारी कर रहा था। वो उन्हें एक अनाथ की तरह वृद्धाश्रम में फेंकने जा रहा था। प्रज्ञा दोबारा आरती जी के घुटनों के पास बैठ गई। उसने आरती जी के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपसे बदतमीजी की। मैंने आपको लालची बहू बनकर डराया, आपके दिल को दुखाया, क्योंकि मैं जानती थी कि आप प्यार से कभी मेरी बात नहीं मानते। अगर मैं साधारण तरीके से आकर आपसे कहती कि आपका बेटा आपको धोखा दे रहा है, वो आपको वृद्धाश्रम भेजने वाला है, तो आप अपनी उस अंधी ममता में आकर कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करती। आप उल्टा मुझसे लड़ पड़ती और कहती मेरा मुन्ना ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बहू घर तोड़ने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। आप ममता में आकर खुद ही घर के असली कागज उसके नाम सौंप देती, ताकि बेटे का काम न रुके। प्रज्ञा के आंसू आरती जी के हाथों पर गिर रहे थे। मुझे आपको गुस्सा दिलाना पड़ा माँ जी। मुझे जानबूझकर इतनी बदतमीजी करनी पड़ी, ताकि आप डर के मारे या गुस्से में ही सही बिना पढ़े इस कागज पर साइन कर दें। लेकिन माँ जी, ये कागज इस घर को बेचने के नहीं है। जरा पन्ने पलट कर देखिए। आरती जी ने कांपते हाथों से फॉर्म के पीछे लगे कानूनी पन्नों को पलटा। नीचे के पन्नों पर मिस्टर सिन्हा द्वारा तैयार की गई एक विशेष अटल वसीयत
और ट्रस्ट डीड थी। आरती जी ने धुंधली आंखों से उसकी मुख्य पंक्तियां पढ़ी, जिन पर लिखा था, ये मकान आरती निवास आरती देवी के जीवन काल में न तो बेचा जा सकता है, न गिरवी रखा जा सकता है और न ही किसी को उपहार में दिया जा सकता है। आरती देवी की सहमति के बिना इस घर में कोई भी बदलाव नहीं होगा और उनकी मृत्यु के बाद ये संपूर्ण संपत्ति सीधे नारायण अनाथालय और वृद्ध सेवा संस्थान को दान कर दी जाएगी। इस पर उनके पुत्र मनीष या बहू प्रज्ञा का कोई कानूनी हक नहीं होगा। प्रज्ञा ने सिसकते हुए अपनी बात पूरी की। मैंने ये शर्त इसलिए लिखवाई माँ जी, ताकि न ये घर मेरा हो न मनीष का। जब तक आप जीवित हैं, ये छत आपकी है और इसे कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। मैं नहीं चाहती थी कि कल को मेरा पति आपको बेघर कर दे और मैं मूक दर्शक बनी रहूं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे समाज की नजरों में कुलक्षणी, डायनी और बदतमीज बनना मंजूर था, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी माँ जैसी सास को अनाथ होते देखना मंजूर नहीं था। आरती जी सन्न रह गईं। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसने उनके सारे भ्रम तोड़ दिए थे। जिस बेटे को उन्होंने अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया, वो कसाई बन चुका था, और जिस बहू को वो अभी पराया खून, लालची और सांप कह रही थी, उसने अपनी पूरी इज्जत, अपना रिश्ता, अपनी छवि दांव पर लगाकर उनकी छत और उनका आत्मसम्मान बचा लिया था। मनीष शर्म और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका सट्टे का साम्राज्य, उसकी आलीशान जिंदगी के सपने और उसकी मक्कारी सब एक पल में ढह गए थे। वो चुपचाप दबे पांव लिविंग रूम से बाहर निकल गया। इस समय उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। कमरे में केवल दो औरतों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। आरती जी ने बिना कुछ सोचे प्रज्ञा को पूरी ताकत से खींचकर अपने गले से लगा लिया। दोनों सास बहू एक दूसरे को पकड़कर लिपटकर रोने लगी। आरती जी के आंसू पश्चाताप के थे, उस अंधी ममता के टूटने के थे जिसने उन्हें सच में देखने से रोका था। और प्रज्ञा के आंसू उस असीम सुकून के थे कि वो अपनी माँ को बचाने में कामयाब रहे थे। पगली, आरती जी ने प्रज्ञा का सिर सहलाते हुए उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तूने तो आज मुझे हरा दिया रे। मेरी ममता हार गई और तेरी सच्चाई जीत गई। मैं कितनी मूर्ख थी। मैं सोचती थी कि मैंने एक बेटा जना है और एक बहू पाई है, पर आज पता चला कि मेरा बेटा तो कब का व्यापारी बन गया था, जो अपनी माँ की ममता का सौदा कर रहा था, और जिसे मैं सिर्फ बहू समझती रही, वो तो संकट के समय मेरी माँ बनकर मेरी रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई थी। तूने बदतमीजी नहीं की प्रज्ञा। तूने तो आज मेरा उजड़ता हुआ बुढ़ापा संवार दिया। प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी सास के आंसू पोंछे। माँ जी, कड़वी दवाई ही पुरानी और गंभीर बीमारी को काटती है। मुझे पता था कि इस नाटक के बाद आप मुझसे नफरत करेंगी। हो सकता है मुझे घर से निकाल देती, पर आपकी सुरक्षा और सम्मान के लिए मैं पूरी दुनिया की नजरों में बुरा बनने को तैयार हूँ। अब तुझे इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है बहू। आरती जी की आवाज में अब एक नया चट्टानी आत्मविश्वास था। ये घर तेरा है और तू ही इस घर की असली मालकिन है। मनीष ने जो किया है उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। मैं आज ही बैंक को और पुलिस को सूचित करूंगी कि इस घर पर कोई लोन न दिया जाए। उस रात आरती निवास के रसोई घर में चूल्हा तो जला, लेकिन रोज की तरह खाना नहीं बना। प्रज्ञा और आरती जी ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी। वो खिचड़ी केवल चावल और दाल का मिश्रण नहीं थी, वो रिश्तों की वो नई खिचड़ी थी जिसने इस परिवार की नींव को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बना दिया था। मनीष रात को देर से घर लौटा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, या वो सिर्फ अपनी योजना के विफल होने के दुख में था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आरती जी को अब इस बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने समझ लिया था कि पेट से पैदा हुआ बच्चा ही हमेशा अपना नहीं होता। खून के रिश्ते से कई गुना बड़ा दिल का रिश्ता होता है, और कभी कभी अपने प्रियजनों को विनाश से बचाने के लिए दुनिया के सामने बुरा बनने का साहस दिखाना पड़ता है। अक्सर हम उन लोगों पर अंधा भरोसा कर लेते हैं जो हमारे सामने मीठी बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं और हमारे अहम को संतुष्ट करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति कड़वा बोलता है या हमें आईना दिखाता है, हम उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। लेकिन इस कहानी में प्रज्ञा ने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति आपके वास्तविक हित के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए अपनी खुद की छवि को दांव पर लगाने को तैयार हो जाए,
समाज में बुरा कहलाने का कलंक झेलने को तैयार हो जाए, उससे ज्यादा सगा, उससे ज्यादा पवित्र आपका कोई दूसरा शुभचिंतक नहीं हो सकता। रिश्तों में मर्यादा और संस्कार निश्चित रूप से जरूरी हैं, लेकिन मर्यादा के नाम पर अंधापन और मूर्खता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक जागरूक, साहसी और दूरदर्शी बहू या बेटी ही किसी घर को बिखरने से और अपनों को तबाह होने से बचा सकती है, चाहे इसके लिए उसे समय की मांग के अनुसार बागी ही क्यों न बनना। यदि प्रज्ञा के इस अप्रतिम त्याग, सूझबूझ और आरती जी के इस मार्मिक एहसास ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, आपकी आंखों को नम किया है और आपके रिश्तों के एक नए दृष्टिकोण से परिचित कराया है, तो कृपया इस कहानी पर एक लाइक, इस सुंदर सा कमेंट जरूर करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके द्वारा किया गया एक शेयर शायद किसी ऐसे परिवार तक पहुंच जाए जहां गलत फहमियों की दीवारें खड़ी हो रही हों, और शायद ये कहानी उस दीवार को ढाने का जरिया बन जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।